ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण गुलेरिया घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो सीधा आकाश के रूम की तरफ कदम बढ़ा देते हैं और आकाश के पास जाते हैं, जहां पर मयूर और राजलक्ष्मी पहले से ही बैठे हुए थे। अब मयूर गुलेरिया राजलक्ष्मी के साथ उसे बाहर की तरफ लेकर जाता है और आकाश के पास अब करण गुलेरिया बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें गुड न्यूज तो मिल ही चुकी होगी आकाश। अब आकाश अपनी हल्के से पलके झपका देता है और फिर हामी भरता है। उसके बाद कहता है, तुम पापा बन गए हो आकाश, तुम्हें पता है ना। फिर करण आकाश को अपने गले लगा लेता है और अब करण और आकाश दोनों के ही आंखों में आंसू थे। आकाश मन ही मन सोच रहा था कि श्रेया की पूरी प्रेगनेंसी हो गई है और अब डिलीवरी भी हो चुकी है, लेकिन मैं श्रेया के साथ नहीं था। लेकिन श्रेया और करण गुलेरिया की वजह से ही आज उसने यह दिन को देखा है, क्योंकि अब उसके सामने उसका बेटा आने वाला है। यानी कि घर में खुशी का माहौल है और इसी खुशी में शामिल होने के लिए उसकी बहन अनिका ने उसे यह खुशी दी है, क्योंकि अनिका की वजह से ही आज आकाश गुलेरिया अपने गुलेरिया हाउस में आया था। अब आकाश श्रेया और उसके बच्चे की तबीयत के बारे में पूछता है। तभी करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बहन अनिका वहाँ पर गई है, इसलिए मैं घर आ गया हूँ, क्योंकि अनिका ने कहा कि मुझे अपनी तबीयत पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी तो खुशियों में चार चांद लग पाएंगे। अब आकाश भी हामी भर देता है और कहता है, हाँ अनिका दीदी बिल्कुल सही कह रही थी। आकाश भी अनिका की लाइन दोहराते हुए कहता है, हाँ अनिका दीदी सही कह रही थी, आप ज्यादा खुशी के चक्कर में खुद ही बीमार हो न जाओ। लेकिन इधर करण की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि आकाश के जाने के बाद करण ही जानता था कि उसने कैसे सब कुछ संभाल रखा था। जब श्रेया को देख सकता था और छोटी सी पिंकी को नाजुक से मन पर क्या बीत रही थी, यह सब करण गुलेरिया जानता था और उसकी आंखों में भी आज आंसू आ जाते हैं और करण गुलेरिया भी रोने लग जाता है। करण गुलेरिया की आंखों से जब आंसू आकाश की पीठ पर पड़ता है तो वह उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों से आंसू पोंछता है और फिर कहता है, पापा अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा और आपका पोता दोनों ही आ गए हैं। अब आपको बस खुश रहना है और अच्छे से जिंदगी को जीना है। करण हामी भर देता है। दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी की आंख जैसे खुलती है, वह उठकर बौखलाकर खड़ी हो जाती है और फिर स्त्री सिपाही से कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह अपने आप खड़ी होकर ही बहकने लग जाती हैं। तभी डॉक्टर सिपाही जो वहाँ पर अब इन दोनों के देख रेख में लगी हुई थी, वह दमयंती देवी के पास आती हैं और उसे पानी का ग्लास देते हुए कहती हैं और उसे उठाती हैं। अब दमयंती देवी अपने होश में आती हैं और फिर खड़ी हो जाती हैं। फिर स्त्री सिपाहियों से कहती हैं, स्त्री सिपाहियों मुझे उठाया कि नहीं, तुम सभी सिर पर क्या खड़ी हो, मुझे बताओ कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। सभी अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह दमयंती देवी की स्थिति और परिस्थिति दोनों को ही समझ पा रही थी। फिर दमयंती उन्हें दूर करते हुए कहती हैं, तुम दूर हो जाओ, इस लच्छो से और मेरी दूसरी दोस्त से, मेरी अपनी प्यारी दोस्त से भी उन्हें दूर करती है और फिर हार्ट बीट रीडिंग करने लग जाती है। वर्ड नंबर हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगती है। तभी एक डॉक्टर सिपाही माँ साहब से कहती हैं, माँ साहब यह देखो, लच्छो की पल्स और ज्यादा डिपलिंग होने लग जाती है। दमयंती देवी उन्हें दूर करती हैं और फिर अपने आप ही जाकर हार्ट बीट रीडिंग करने लग जाती हैं। वर्ड
ड्रग्स चेक करने लग जाती हैं। हर चीज को अच्छे से चेक करने के बाद लच्छो की तरफ से जाकर अब रुद्रमा देवी की तरफ जाने लगती हैं। तभी कुछ डॉक्टर सिपाही जो अभी तक लच्छो के पास ही खड़ी थी, वो काफी पैनिक होते हुए कहती हैं, जी माँ साहब यह देखो, पल्स इज ड्रॉपिंग हंटो। दमयंती देवी अब अपना हाथ उठाकर उस डॉक्टर सिपाही को शांत रहने के इशारा करती हैं। दमयंती देवी की बात सुनते ही वह डॉक्टर सिपाही घबराकर सांस लेने लग जाती हैं और फिर कहती हैं, सॉरी माँ साहब। दमयंती देवी कहती हैं कि एसी का जो टेम्परेचर है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एसी का टेम्परेचर की वजह से इसे ठंड लग रही है, जैसे कि इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और सांस अच्छे से नहीं ले पा रही है। इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब लच्छो की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक हो जाती है जब एसी का टेम्परेचर ज्यादा किया जाता है। कुछ ही मिनट के बाद उसकी हार्ट बीट बिल्कुल मशीन पर अच्छे से चलने लग जाती है। तभी सभी डॉक्टर सिपाही जो अभी तक वहीं पर खड़ी थी, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वे डॉक्टर सिपाही से कहती हैं, माँ साहब, आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और ना ही अच्छे से आराम किया है, तो हम चाहते हैं कि इनकी देखरेख हम जब तक करते हैं तब तक आप बाहर जाकर आराम कर लीजिए, क्योंकि आपने 2 दिन से इस कमरे में ही अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को शांत नहीं कर लेती तब तक अच्छे से काम संभव नहीं हो पाएगा। जब आप अपने आप को शांत कर लेंगे, उसके बाद आप कुछ अच्छे से सोच पाओगे और वह काम भी सही हो पाएगा, क्योंकि आपका पूरा साम्राज्य आपकी राह देख रहा है। क्योंकि 2 दिन से सभी साम्राज्य में बिल्कुल सुनापन छाया हुआ है। अब दमयंती देवी को ख्याल आता है कि वह अकेली नहीं, उसकी वजह से लाखों औरतों का गुजारा हो रहा है, इसलिए वह अपने साम्राज्य को ऐसा तहस नहस होने नहीं दे सकती थी। इसलिए दमयंती देवी उस औरत की बात बिल्कुल सही लगती है। उसने कहा, मैं कुछ देर तक बाहर जाती हूँ और तुम्हें कुछ भी गड़बड़ी लगे या किसी चीज में कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे आकर उठा देना या फिर मेरे पास सीधे चले आना। और लच्छो और रुद्रमा देवी की हार्ट बीट, पल्स टेम्परेचर, हर तरह की ऑक्सीजन, सब चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करती रहना। अगर तुम्हें कुछ कमी लगे तो उस चीज में सुधार करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक तुम मुझे बुला सकती हो। सभी ने हामी भर दी और अपनी गर्दन नीचे ही रखी हुई थी और सिर हिला दिया था। फिर दमयंती वहाँ से जाने लगती है और कहती है, माँ साहब, आप बेफिक्र होकर जाइए, हमसे जो बनता है हम उससे ज्यादा करने की अब कोशिश करेंगे। दमयंती देवी वहाँ से चली जाती हैं और जितना भी डॉक्टर सिपाही थे जो वहाँ पर काफी टाइम से दमयंती के लोगों का इलाज करने का काम करती थी और नए नए एक्सपर्ट करती रहती थी, वह सभी अपने मन में कुछ सवाल लिए हुए थी और आपस में फिर उन्हें डिस्कस करने लग जाती हैं और फिर आपस में कहती हैं, हमने आज तक दमयंती देवी को यहाँ तक कि कोई भी ऐसा टेस्ट करते हुए नहीं देखा, यह सब लच्छो ही करती थी। हमें नहीं पता था कि माँ साहब को यह वाला भी ज्ञान है। तभी एक डॉक्टर सिपाही कहती हैं, मैंने कभी लच्छो के मुंह से सुना था कि वो और सौम्या दोनों ही कॉलेज में बहुत अच्छी टॉपर थी और हर तरह का उन्हें ज्ञान भी था। तभी वो आगे कहती हैं, और तुम्हें क्या पता था? तभी वह और सिपाही कहती हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने कभी उनके मुंह से यह लाइन सुनी थी। अब सभी कहती हैं कि अपने काम में हमें लगना चाहिए, नहीं तो माँ साहब का दिल टूट जाएगा, और वह अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, दूसरी तरफ रोहित रिया से बात कर रहा था। उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें एक हमारे घर एक छोटा सा नन्हा सा आकाश आ चुका है, जिसके बारे में तुम बात करती थी। तुम्हारा छोटा भाई आकाश का बेटा यानी कि श्रेया का वो बेबी बॉय हुआ है। अब पिंकी खुश हो जाती है और फिर कहती है, मुझे भी देखना है डैड, क्योंकि रोहित ने उसे अपनी बातों के जाल में उलझाकर उसे मना लिया था। क्योंकि वह रोहित की लाडली थी तो रोहित की बात को बिल्कुल भी नहीं टाल सकती थी। रोहित से काफी देर बात करने के बाद अब रिया का मन शांत हो चुका था।
जब रोहित फोन पर बातें कर रहा था तो वह अनिका की तरफ भी देख रहा था और जब अनिका की तरफ देखता तो हंसने की एक्टिंग करता, क्योंकि दरअसल बीच में एक कांच का सर्कल था जिसे कि अंदर बाहर जाकर देखा जा सकता था। अनिका पूरी तरह से बच्चे और श्रेया से बात करने में बिजी थी। कुछ टाइम के बाद रोहित फोन कट करके आकाश की तरफ आ जाता है। वह भी श्रेया और उसके बच्चे को देखने लग जाता है। तभी एक डॉक्टर आती है और उसके साथ नर्स भी आती है और कुछ फाइल लेकर अपने साथ आई हुई थी। वो अनिका और रोहित को अपना सिर झुकाकर नमस्ते करती हैं। अनिका भी उसके नमस्ते ले लेती है, बदले में उसे भी बैठने का इशारा करती है। वह डॉक्टर साइड की चेयर पर बैठ जाती है और श्रेया अपने बच्चे को लेकर खिलाने का काम करने लग जाती है। अब डॉक्टर से काफी देर तक रोहित और अनिका दोनों ही डिस्कस करते हैं। अनिका के हाथ में श्रेया और उसके बच्चे की डिलीवरी की जो फाइल थी वो थी, उसको पढ़ने लग जाती हैं। उसके बाद वो डॉक्टर कहती है कि अब आप श्रेया और उसके बच्चे को लेकर जा सकती हैं, क्योंकि हमारी तरफ से यह बिल्कुल ओके है। बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ है। अब अनिका हाँ कर देती है और फाइल पर सिग्नेचर कर देती है। वो डॉक्टर्स और नर्स दोनों ही वहाँ से कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं। अब अनिका श्रेया के पास जाती है और अपना फोन निकालती है। दूसरी तरफ से करण गुलेरिया को फोन लगा देती है। करण गुलेरिया, जो कि अभी आकाश के साथ ही बातें कर रहे थे, तो फोन को उठाते हैं और फिर कहते हैं, हाँ अनिका बोलो। अनिका कहती है, डैड बात दरअसल ऐसी है। अब अनिका के मुंह से बात ऐसे सुनकर करण का दिल थम जाता है और फिर अनिका से कहते हैं, क्या बात है अनिका बताओ। फिर अनिका कहती है, कोई डरने वाली बात नहीं है डैड, मैं तो बस आपको यह बताने के लिए फोन किया था कि अनिका आपके पोते और आपकी बहू को लेकर घर आ रही है, यानी कि श्रेया को डिस्चार्ज मिल चुका है। अब करण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह अनिका का फोन कट कर देते हैं और करण गुलेरिया आकाश से बात करते हुए बताते हैं कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी श्रेया को डिस्चार्ज मिल चुका है। वह किसी भी टाइम घर आते होंगे। तब तक तुम रेस्ट करो, मैं नीचे जाकर उनके वेलकम की तैयारी देखता हूँ कि कहाँ तक हुई है। करण गुलेरिया अब आकाश के रूम से बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कुछ ही कदम चले थे कि ऊपर के स्ट्रिंग के पास खड़े होकर नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं। वो देख पा रहे थे कि सभी घर के मेंबर्स डेकोरेशन में लगे हुए हैं और बच्चे, जो कि पिंकी और यश थे, दोनों ही बैलून से खेल रहे थे एक दूसरे को मारकर। और आज पिंकी काफी चहल पहल करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि पिंकी अक्सर शांत रहा करती थी, लेकिन अब तो उसके डैड और उसका भाई जो इस दुनिया में आ गया था, अब पिंकी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसे करण गुलेरिया की खुशी का बच्चे खेलने का काम कर रहे थे, तो कुछ घर फैमिली मेंबर्स बैलून को फुलाने का, तो कुछ उनको डेकोरेट करने का काम कर रहे थे। सभी काफी व्यस्त थे। यह देखकर करण गुलेरिया ऊपर खड़े होकर खुश हो रहे थे। जब करण गुलेरिया ऊपर से सब कुछ नीचे का नजारा देख रहे थे, तो उनके पीछे मयूर गुलेरिया आ जाता है, जो कि खड़े होकर देख रहा था। जैसे ही करण होते हैं तो पीछे की तरफ देख पा रहे थे कि मयूर उनके जस्ट पीछे ही खड़ा था। और फिर करण हैरानी से पूछते हैं, क्या हुआ, क्या बात है। फिर मयूर गुलेरिया कहता है कि अंकल बात कुछ ऐसी है। फिर करण कहता है, हाँ बोलो क्या बात है मयूर। अंकल मैंने सिक्योरिटी को पूरा टाइट कर दिया है और ज्यादा बढ़ा दिया है। करण कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात दरअसल यह नहीं है। फिर करण गुलेरिया कहते हैं, बात क्या है मुझे सीधे सीधे बताओ, क्योंकि मुझे सस्पेंस अब अच्छा नहीं लगता। अब मयूर गुलेरिया कहता है कि उसके पुराने आकाश का क्या करना है। करण जवाब देता है, वह तो अनिका ही बताएगी, क्योंकि इसे यहाँ तक घर में लाने का काम सब अनिका का ही था, तो इसके आगे के बारे में हमें अनिका ही बताएगी। उसके लिए हमें अभी रुकना होगा। फिलहाल तुम बस आकाश पर ही ध्यान दो। अब मयूर कहता है, ओके। इतना कहकर वह राजलक्ष्मी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, क्योंकि राजलक्ष्मी भी अब नीचे जा चुकी थी। सभी के साथ बैठकर डेकोरेशन करने में लगी हुई थी।
क्योंकि अब आकाश का बेबी कभी भी किसी भी टाइम घर आ सकता था, तो उससे पहले ही डेकोरेशन को फिनिश करना था। इसलिए घर के सभी नौकर जाकर और घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सभी घर की सजावट का काम कर रहे थे, और जितने भी नौकर सर्वेंट थे वो कुछ खास पकवान बनाए जा रहे थे। अनिका अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेती है और उसके बाद श्रेया और उसके दोनों बच्चों के साथ जल्दी से गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अनिका ने श्रेया को पकड़ा हुआ था, उसको सहारा देकर गाड़ी तक लेकर आती है, जबकि रोहित ने बच्चों को लिया हुआ था और दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में अनिका श्रेया के साथ पीछे वाली सीट पर बैठती है, जबकि रोहित ड्राइव करते हुए गाड़ी को गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मारवा हाउस में भी काफी खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि आकाश के आने की खबर उन्हें भी लग चुकी थी और श्रेया ने एक बेटे को जन्म दिया है, इस बारे में बात का भी पता चल चुका था। आयशा मारवा काफी खुश थी, क्योंकि उसे बच्चे काफी अच्छे लगते थे। इसलिए आयशा मारवा और सनी दोनों ही अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ही आयशा मारवा गाड़ी से उतरकर गुलेरिया हाउस के अंदर जैसे ही एंट्री करती है, उसे करण गुलेरिया सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। आयशा मारवा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। फिर आयशा मारवा कहती है, आप यह क्या कर रहे हो? ऐसा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। लेकिन करण गुलेरिया कहते हैं, कोई भी इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए या कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन जहाँ पर उनके बेटे की शादी हो जाती है उनसे हमेशा ही नीचे रहता है। अब आयशा मारवा कहती है, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि यह पुरानी बातें हैं, पुराने मिथ हैं, इन्हें मैं नहीं मानती। लेकिन करण गुलेरिया कहते हैं, मिथ भले ही पुरानी हो, लेकिन यह बात सच है और सच को कोई झुठला नहीं सकता। तभी नंदिनी वहां आ जाती है और आयशा मारवा के पैरों को छूकर प्रणाम करती है। आयशा मारवा उसे उठाकर गले लगा लेती है। फिर नंदिनी से कहती हैं, हमारा सरप्राइज आपको कैसा लगा? देखो, अब आयशा मारवा इधर उधर नजर घुमाती हैं और सारी चीजें जितने भी उन सभी ने डेकोरेट की थी उसे काफी अच्छी लगती है। आयशा मारवा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और फिर आयशा मारवा कहती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह परफेक्ट है। प्रीति ने भी आयशा मारवा को देख लिया था, वो भी नमस्ते आंटी बोलती है और उसके साथ आ जाती है। आयशा मारवा भी उन सभी के साथ डाइनिंग हॉल में आराम से बैठ जाती है। सब चीजों को जायजा करने लग जाती हैं। सभी काफी बिजी थे, आपस में बातें कर रहे थे सब, क्योंकि जितने भी डेकोरेशन थी यह हो चुकी थी। सब अच्छे से रेडी होकर बस श्रेया के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें कार का हॉर्न सुनाई देता है और करण गुलेरिया बाहर ही थे। जैसे ही श्रेया अपने बच्चों के साथ अपने कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे करण गुलेरिया उसकी नजर उतारकर पैसों से वह आसपास नौकर खड़े थे जो उन पर फूल डालने का काम कर रहे थे। सभी के थाली में पैसे रखते जा रहा था। अब सभी दरवाजे तक पहुंच चुके थे और वेलकम के लिए एक वेलकम रिबन की पट्टी बनी हुई थी, उसे सीजर से कट करती हैं। जैसे ही वह कदम बढ़ाती हैं, फ्लावर से वेलकम बेबी लिखा हुआ था। यह देखकर श्रेया की आंखों में चमक आ जाती है। वह काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसका भले ही इसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन पिंकी उससे छीन ली गई थी। उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था और ना ही कुछ ऐसा किया था और ना ही ऐसा महसूस किया था जैसा कि अब हो रहा है। यह सब देखकर श्रेया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब नंदिनी, जो कि रास्ते में खड़ी थी, अच्छे से नजर वगैरह उतारती है। उसके बाद कहती है, अंदर चलो। अब जैसे ही श्रेया आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, ऐसे ही फूलों की बारिश होने लग जाती है। यह नजारा देखकर उसकी खुशी में 4 चांद लग जाते हैं। फिर भी उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। तभी मयूर एक चेयर लेकर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब श्रेया की आंखें वहीं पर शिथिल हो जाती है, क्योंकि उस चेयर पर और कोई नहीं बल्कि आकाश बैठा हुआ था। वह उसे आकाश को देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थी।
अब जब उसके पास उसकी सारी खुशी आ गई थी, इसलिए उन्हें वह ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी और इस पल में आकाश के साथ उसे सबसे अहम बनाता था। इसलिए श्रेया भी जो डाइनिंग हॉल में पास में जो सोफा सेट रखा हुआ था, उसके ऊपर जाकर आराम से उसे बिठा दिया जाता है और आकाश को भी वहीं बिठा दिया जाता है। फिर एक केक लेकर नौकर आते हैं और उस केक को कट किया जाता है। सभी तालियों से इस पल को एंजॉय कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। यह सब देखकर आकाश भी काफी खुश था और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अब श्रेया जल्दी से उसके आंखों से आंसू पोंछती है और आराम से कहती है, अब हमारे यह दिन का टाइम नहीं है, अब हमारी लाइफ में हंसी खुशी के दिन जीने का टाइम है। लेकिन आकाश चुप था। फिर श्रेया की तरफ एक प्यारी सी स्माइल देता है। तभी अनिका, जो कि कब से गोद में बच्चे को लेकर आई हुई थी, वह आकाश की गोद में बैठा देती है। आकाश उससे अच्छे से देखने लग जाता है। तभी नंदिनी आती है और फिर कहती है, यह तो पूरा का पूरा आकाश पे गया है। लेकिन सिद्धार्थ कहता है, नहीं भाभी, यह श्रेया पे गया है। तभी वहाँ करण गुलेरिया आ जाते हैं और अपने बच्चों की नजर उतारते हैं। दोबारा फिर सभी नौकरों में पैसे देते हैं। ऐसे ही आयशा मारवा भी करती है। जितने भी फैमिली में बड़े थे वह सभी ऐसा ही करते हैं। कुछ टाइम के बाद मयूर गुलेरिया आकाश को चेयर पर बिठाकर वापस उसके रूम की तरफ लेकर जाता है। अब श्रेया को भी रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए उसे भी उसके रूम में शिफ्ट किया जाता है। सभी हंसी खुशी से इस पल को एंजॉय कर रहे थे। आयशा मारवा सनी के साथ गुलेरिया हाउस से मारवा हाउस की तरफ निकल चुकी थी। सभी काफी खुश थे। उसके बाद रोहित सीधा मयूर के पीछे पीछे आकाश के पास उसके रूम तक चला जाता है। उसके बाद आराम से बैठकर उसका हालचाल पूछने लग जाता है और नीचे अच्छे अच्छे पकवान बन चुके थे और सभी खाने का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि वह श्रेया के आने का वेट कर रहे थे। और जब उन्हें कोई भी भूख का आइडिया नहीं था कि उन्होंने कब से कुछ नहीं खाया है, लेकिन अब जो काम था वह हो चुका था। सभी को काफी भूख लग चुकी थी, इसलिए डाइनिंग टेबल पर अच्छे अच्छे पकवान सजाए गए और सभी के ध्यान में रखते हुए सभी के मनपसंद रेसिपी को बनाया गया था। सभी आराम से खाना खाते हैं। तभी अनिका अपना खाना खाने के बाद आराम से ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। करण गुलेरिया आराम से देख पा रहे थे कि अनिका अपने भाई से मिलने के लिए ऊपर जा रही है। वह यह भी जानते थे कि वहाँ पर मयूर है, जो उसे भी अपने सवाल का आंसर मिल ही जाएगा। इसलिए करण गुलेरिया ज्यादा ध्यान न देकर अपने खाने पर ही ध्यान देते हैं। अब अनिका आकाश के रूम के बाहर खड़ी होकर दरवाजे को नॉक करती है। अंदर से आवाज आती है। यह कोई नहीं बल्कि रोहित की आवाज है। रोहित कहता है, अनिका अंदर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम ही हो। रोहित की बात सुनकर अनिका समझ जाती है कि रोहित मुझसे पहले यहाँ पर था। मैं कब से इसे नीचे ढूंढ रही थी, लेकिन अनिका का यह तो एक बहाना था। अनिका भी ऊपर जाकर अंदर चली जाती है और आराम से बैठ जाती है। मयूर भी उसके साथ बैठा था। तभी काफी बातें करने लग जाते हैं। अब मयूर सीधा डायरेक्ट अनिका से पूछता है, दीदी अब उस पुराने आकाश का क्या करना है? कब तक उसे यहाँ पर रखना है? अनिका कहती है, हमें अभी तक हमारे फैमिली मेंबर्स ने पता लगा लिया है कि एक नहीं, आकाश नहीं बल्कि आकाश 2 है। यानी कि आकाश का एक डुप्लीकेट है जो हमारे पास कब से रह रहा है। यह बात मीडिया या फिर बाकी किसी के पास न जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पता नहीं क्या बात का बतंगड़ बनकर रह जाएगा। तभी मयूर भी हामी भरता है और फिर से कहता है, तो क्या करना है अनिका? अनिका कहती है, कुछ नहीं, बस अभी उसका टाइम आएगा तो उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी वह पूरी तरह से ठीक नहीं है। जब वह ठीक हो जाएगा तो उसको हम भूमिका या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले कर देंगे। उसे उसके साथ जो कुछ करना है वह कर सकते हैं। उसे कोई क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जब तक वह ठीक नहीं हो जाता हमें उसे यहीं पर रखना होगा, क्योंकि उसका हमारे ऊपर काफी एहसान है। जो आज श्रेया ने अपने बच्चे को हंसी खुशी आज जन्म दिया है, वह सिर्फ उस आकाश की बदौलत है। यह हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते।
अब मयूर भी समझ जाता है कि अनिका क्या कहना चाहती है, क्योंकि भले ही वह आकाश नहीं था, लेकिन उसने आकाश की जगह लेकर श्रेया के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी थी। उसे जीने की इच्छा हुई थी, इसलिए श्रेया ने पल भर को, हर पल को अच्छे से एंजॉय किया था, क्योंकि वह उसमें अपना ही आकाश ढूंढ रही थी। अनिका मयूर से कहती है, बस मैं तुम्हें यही कहूँगी, अभी उसे यहीं पर रहने दो, समय आएगा तब आगे देखते हैं। मयूर अब चुप हो जाता है। अनिका आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, आकाश तुम्हारी तबीयत कैसी है? तभी आकाश कहता है, बस दीदी, आपकी इच्छा से जो कुछ हो पाया है, मैं आपका यह एहसान अपनी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब अनिका कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे भाई हो और श्रेया मेरी दोस्त है और मेरी भाभी भी, और मैं अपने परिवार को परेशान नहीं देख सकती, खासकर तुम्हें और श्रेया को, क्योंकि श्रेया ने मेरे हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। अनिका अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, आकाश तुम्हें कहाँ पर रखा गया था? अब आकाश कहता है, दीदी जब आपको वहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया था तब मैं आपके पास ही था, और जब क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतारा गया तब भी मैं वहीं पर था, लेकिन फर्क यह था कि तुम मुझे नहीं देख पा रही थी। मैं तुम्हें देख सकता था क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। मेरा मुंह पर टेप से उसे बंद किया गया था, मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए थे। मैं आपको देख रहा था जब आप तड़प रही थी। मैं उस टाइम भी आपकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन बात यह थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा तो हो नहीं सकता। इतना लाचार हो चुका था क्योंकि उन्होंने मुझे समय पर कोई खाना या पानी नहीं दिया था, जिससे कि मेरी बॉडी प्रतिदिन अपना साथ छोड़ती गई। लेकिन मेरी उम्मीदें नहीं छूटी थी, क्योंकि मैं जानता था कि आप यहाँ से चली जाओगी और भाग जाओगी, क्योंकि रोहित अपनी अनिका को ऐसे नहीं रहने दे सकता। लेकिन मन ही मन मैं बस यह सोच रहा था कि इन्होंने पता नहीं कौन सा नाटक वहाँ पर खेला है, और क्या पता मुझे मृत घोषित करने के बाद मेरे बारे में तुम सब कुछ यही सोच चुके होंगे कि मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूँ, और शायद मेरे लौटने का इंतजार भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब आप वहाँ से चली गई और उनके मुंह से मैंने कुछ बातें सुनी, तब मुझे यकीन हो गया कि मेरी श्रेया ने मुझे मृत घोषित नहीं किया। वह जानती है उसका आकाश उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है। एक श्रेया की जो आज थी वही मुझे आज यहाँ पर लेकर आई है। उसका एक विश्वास था जो कि मुझे यहाँ तक जीवित खींच कर लाया है। अनिका आकाश के पास जाकर पूछती है, आकाश क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम्हें ऐसे उन्होंने कैसे बंदी बनाकर वहाँ पर लेकर आया गया, और इस नकली आकाश का कुछ क्या रोल है या क्या मैटर है? अनिका की ऐसी बातें सुनकर अब आकाश आंसर देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और क्या तुम उस आकाश के बारे में बात कर रही हो जो मेरा हमशक्ल है और उसके साथ साथ मेरे हर तौर तरीके को भी अच्छे से जानता है, क्योंकि जो बिक्की दमयंती देवी से मिला हुआ है, दमयंती ने ही उसे यह काम दिया था कि मैं आकाश की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा, पसंद नापसंद सभी को अच्छे से बताऊं, और जो पुराना बिक्की है यानी कि जो डुप्लीकेट बिक्की है उसको वह सारे तौर तरीके सिखाए जाएं। फिर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, जब तक नकली आकाश दमयंती देवी के किले में अच्छी तरह से मेरे तौर तरीकों को नहीं सीख गया, तब तक बिक्की हर एक मेरे बारे में दमयंती देवी को बताता और उसे हर चीज को सिखाता। इस बात को मुझे पता भी नहीं थी। एक रात जब मैं अपने गाड़ी ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था, तो कुछ घूंघट वाली औरतों ने मेरी गाड़ी को आगे से घेर लिया था। उनमें से एक ने एक औरत को अपने कंधे पर उठाया और उन्होंने कहा कि प्लीज गाड़ी को रोक दो, क्योंकि मेरी इस मजा की तबीयत काफी खराब है और यह हम इसे पैदल नहीं ले जा सकते, क्योंकि हाईवे है, यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा। तुम्हारा भगवान सब भला करे, तुमने जो हमारी मदद के लिए हमारी गाड़ी रोकी। यह बात सुनकर अब आकाश गाड़ी से नीचे की तरफ उतर जाता है, और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, एक औरत ने पीछे की तरफ से मुझ पर हमला किया
और वह हमला एक ऐसा हमला था, खुद मुझे भी होश नहीं रहा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और मेरी आंखें खुली, लेकिन मेरी बॉडी हिप्नोटाइज हो चुकी थी, इसलिए मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। अब वह सोचती है कि उसका अनुमान बिल्कुल सही था, क्योंकि असली आकाश को किडनैप करने के बाद ही दमयंती देवी ने अपने नकली आकाश को बिक्की के जरिए गुलेरिया हाउस में भेज दिया गया था। जब दमयंती देवी को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है, तो वह असली आकाश को किडनैप करने के बाद अनिका को कैसे करके पावर ड्रग 16 उससे हासिल कर सकती है, या फिर उसके लास्ट में कोई भी हथियार के रूप में आकाश उसकी मदद कर सकता है। यह सब दमयंती देवी का षड्यंत्र था। उसकी चतुराई थी। अनिका ने नकली आकाश को बचा लिया था, लेकिन वह समझ चुकी थी कि यह असली नहीं बल्कि नकली आकाश है। भले ही उसने कितनी भी ताकत लगाई हो दमयंती ने नकली आकाश को असली बनाने में, लेकिन उससे भी ज्यादा शातिर अनिका थी, जिसने कि उसके फिंगरप्रिंट्स को अच्छे से मैच किया, और उसके बाद ही वह इस नतीजे पे पहुंची थी कि यह असली नहीं बल्कि नकली आकाश है। अब अनिका आकाश से कहती है, तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर कहती है, मिस्टर मारवा, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहने के बाद वह वहाँ से उठती है और मयूर गुलेरिया आकाश को आराम से लेटा देता है और उसे कुछ जूस वगैरह पिलाता है। उसके बाद उसे ज्यादातर लिक्विड देते हैं। उसके बाद मयूर एक जूस का गिलास लेता है, आकाश को पिलाने के बाद आराम से लटा देता है और लाइट को ऑफ करके आराम से नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। लेकिन उसके आसपास ऑब्जर्वेशन के लिए नर्स अब भी आकाश के पास ही थी, क्योंकि आकाश की तबीयत पर अच्छे से अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करना चाहती थी, क्योंकि किसी भी गड़बड़ी को अनिका बर्दाश्त करने वाली बिल्कुल नहीं थी। अनिका इस साथ रोहित के साथ ड्राइंग हॉल में आ चुकी थी। एक चेयर पर बैठकर करण गुलेरिया से बातें करने लग जाती है। सुबह के चहल पहल से किसी को भी होश नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब शाम होते ही अब सब थक चुके थे, क्योंकि स्वागत में उन्होंने 2 दिन लगा दिए थे तैयारी करने में। अनिका अब करण से जाकर मिलती है और फिर कहती है, पापा आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? अनिका को देखने के बाद करण गुलेरिया कहते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि वह नकली आकाश था और हमारा आकाश जिंदा है। अब अनिका करण की बात सुनकर हामी भर देती है। अब करण अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं तो पूरी उम्मीद ही छोड़ चुका था कि अब हमारा आकाश कभी हमारे पास आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे ही कारण आज यह मुमकिन हो पाया है। आकाश हमारे पास आ गया है। जब तुम नकली आकाश को हमारे सामने लेकर आई थी, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह वाला आकाश हमारे घर में रहे, क्योंकि उससे श्रेया को और पिंकी को भी दुख होने वाला था। अगर असली आकाश नहीं आया तो क्योंकि मैं लंबे अरसे तक उसे अपने घर में आसरा नहीं दे सकता था। अब हमारा असली आकाश हमारे घर आ चुका है, तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या? कुछ इतना ही। करण गुलेरिया ने कहा था कि अनिका कहती है, डैड मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मैंने मयूर को बता दिया है, प्लीज आप उससे पूछ लीजिएगा।